मॉर्निंग। ये क्लास 10 के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 10 में इससे पहले क्लास सिखाया था। क्लास 10 में मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट कर दिया है। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट बता दिया, बायर-सावर्ट्स लॉ तुमको बता दिया। बायर-ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से ये पता चला था कि करंट कैरिंग कंडक्टर है अगर, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। बायर-सावर्ट्स लॉ से उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बायर-सावर्ट्स लॉ के अलग-अलग एप्लीकेशन में देखे थे, तो जो फॉर्मूला अपने को याद रखना है वो ये है कि अगर एक करंट कैरिंग इस तरह से वायर है, करंट कैरिंग वायर है और इससे करंट कैरिंग वायर से कुछ d डिस्टेंस पे पॉइंट है P, जहां पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग वायर, ये जो करंट कैरिंग वायर है उससे किसी d सेपरेशन पे कोई पॉइंट है P, जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। अब मैंने क्या बताया था, अगर ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है, मतलब इस रॉड का, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका एक एंड अगर θ1 एंगल सेपरेट कर रहा है और दूसरा जो एंड है वो θ2 एंगल सेपरेट कर रहा है, तो जो फील्ड का फॉर्मूला आया था μ0I अपॉन 4πd, μ0I अपॉन 4πd, और ये sin θ1 प्लस sin θ2, ऐसा कुछ फॉर्मूला आया था। क्या फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। μ0I by 4πd sin θ1 प्लस sin θ2, इस तरह का फॉर्मूला आया था, ठीक है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने तुमको इस फॉर्मूले में करा दिया था, एक या दो कराया था। अब कुछ और भी क्वेश्चंस यहाँ पे बनाएंगे, कुछ और भी क्वेश्चंस अपने को सॉल्व करने हैं, लेकिन उसके लिए ये क्या है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ वैल्यू बता रहा है, मैग्नीट्यूड। ये जो फॉर्मूला है V इक्वल्स टू μ0I डिवाइडेड बाय 4πt sin θ1 प्लस sin θ2, ये आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी फाइंड करना पड़ेगा। हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज B इज अ वेक्टर क्वांटिटी। B जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है सर? तो ऐसा समझ लो कि कुछ ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे फोर्स के बारे में अगर आप बात करोगे तो फोर्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है कि किस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स के पास एक मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इस तरह के फिजिकल क्वांटिटी जिनके लिए या जिनको डिफाइन करने के लिए फोर्स और डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट है। मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। उस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन मान लो मुझे इसका लेंथ बताना होता, मैं इसका लेंथ ऐसे यहां से यहां का अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, ऐसे मेजर करूं, ऐसे मेजर करूं, ऐसे मेजर करूं, कहीं पे भी मेजर करूंगा, इसका लेंथ जो आएगा वो सेम आएगा। क्या मतलब, लेंथ एक ऐसा क्वांटिटी था जो डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट था। अब डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि लेंथ को डिफाइन करने के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं बोलते लेंथ 10 मीटर है नॉर्थ की तरफ, लेंथ 20 मीटर है साउथ की तरफ। जैसे इसका अगर नॉर्थ की तरफ इसको रख के मेजर करते तो 20 आता, साउथ की तरफ रख के मेजर करेंगे तो 20 आ जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती उनको बोलते हैं स्केलर, और ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन भी चाहिए, उस तरह के फिजिकल क्वांटिटीज को अपन क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा समझ लो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके पास डायरेक्शन भी होगा। अब मैग्नीट्यूड के लिए ये फॉर्मूला है μ0I डिवाइडेड बाय 4πd sin θ1 प्लस sin θ2। अब इसका अभी डेरिवेशन मैंने तुमको नहीं बताया है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है तब जाके डेरिवेशन आता है। हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। अब डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए एक रूल सीखना है। डायरेक्शन के लिए अपने को सीखना है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के हम क्या सीखेंगे, राइट हैंड थंब रूल। अब बहुत ही आसान रूल है। राइट हैंड थंब रूल में पता होना चाहिए कि अपना राइट हैंड कौन सा है। अगर तुमको पता है कि तुम्हारा राइट हैंड कौन है तो तुम आराम से ये राइट हैंड थंब रूल लगा लोगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, रूल लगाने के अपने राइट हैंड को देखेंगे, ठीक है। ये सपोज ये हमारा राइट हैंड है,
सिंघम नहीं है, राइट हैंड है ये, ठीक है। अब क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल में कोई बड़ी बड़ी कहानियां यहाँ पे नहीं लिखाने वाला है। राइट हैंड थंब रूल में तुम्हें करना क्या होता है, आपको अपने थंब को, राइट हैंड थंब रूल में क्या करोगे, राइट हैंड के थंब को, राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखोगे। बात समझ में आ रहा है? राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, और ये जो कर्लिंग फिंगर्स है, ये जो घूमती हुई उंगलियां होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएंगे। सर नहीं आया समझ में? आप ऐसा सोचो कि ये जो मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैं थंब को या तो ऐसा रख सकता हूं, अगर करंट थंब को मुझे करंट के डायरेक्शन में रखना है तो ऐसे ही तो थंब को रखा जा सकता है, और कोई अलाइनमेंट हो सकता है क्या, लेकिन राइट हैंड का थंब रखना है। ऐसा नहीं कि लेफ्ट हैंड का थंब रखना स्टार्ट कर देंगे और बोलेंगे सर आंसर तो आ नहीं रहा, डायरेक्शन तो आ नहीं रहा। आप क्या करोगे, अपने राइट हैंड के थंब को इसके अलाउंग रख दोगे और कोशिश करोगे इस कंडक्टर को ग्रैब करने का। जैसे मान लो ये जो है, ये इसका जो ढक्कन है, सपोज दिस ढक्कन इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आप क्या करना, थंब को प्लेस करना इसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, और ये जो कर्लिंग फिंगर्स है, ये जो घूमती हुई उंगलियां हैं, उनसे इस कंडक्टर को ग्रैब करने की कोशिश करना। अब जब आप इसको ऐसे ग्रैब करने की कोशिश करोगे तो ग्रैब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस साइड कंडक्टर के इस साइड आपको अंदर जाना पड़ेगा और कंडक्टर के इस साइड आपको बाहर आना पड़ेगा। अब ये क्रॉस का मतलब, जब भी मैं क्रॉस बनाऊं, क्रॉस का मतलब है इनटू द प्लेन, क्रॉस का मतलब है इनटू द प्लेन। इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था ये क्रॉस का मतलब है इनटू द प्लेन और डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, एरो रूल बोलते हैं इसको। तो यहां पर अगर कोई मुझसे पूछता कि P पॉइंट पे करेक्ट जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन बताओ, तो P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके मुझे क्या करना है, करंट ऐसे अंदर जाना है। अब अगर मैं ऐसे अंदर जाऊंगा तब तो जाके मैं इसको ग्रैब कर पाऊंगा। तो उसको ग्रैब करने में अगर मैं ऐसे प्लेन के अंदर जाता इस वाले सेक्शन से और इस वाले सेक्शन से मैं बाहर आता गया, मतलब इस कंडक्टर के इधर जितने भी पॉइंट्स होंगे सब जगह फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस है क्या, हाँ या ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P का डायरेक्शन क्या होगा, प्लेन के अंदर। लेकिन मान लो यहाँ कहीं पे कोई पूछता तो यहाँ कहीं पे क्या होता, वो जो डायरेक्शन है वो प्लेन के बाहर है। बहुत ही आसान सा रूल है क्या सर, मेरे को नहीं समझ में आया। अरे बहुत सिंपल है भाई साहब, करंट के डायरेक्शन में थंब को रख दो और कर्लिंग फिंगर्स घूमती हुई उंगलियों से वो जो कंडक्टर है उसको ग्रैब करने की कोशिश करो। अब जब कंडक्टर को ग्रैब करने की कोशिश करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी जब बताऊंगा तो ये सब और से समझ में आएगा। अभी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात हमने नहीं किया है। अच्छा, अब अगर तुमको ये मैग्नीट्यूड निकालना आता है और ये डायरेक्शन निकालना आता है तो इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अब क्या क्वेश्चन है सर, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर बुक में मिल जाएगा आपको इस तरह क्वेश्चन। फॉर्मूलाज याद रखना पड़ेगा और राइट हैंड थंब रूल। जब भी फील्ड का कैलकुलेशन करना है तो एक तो फॉर्मूला याद रखोगे और क्या याद रखोगे, राइट हैंड थंब रूल। इन दोनों रूल्स को ही यूज करके हम क्या करेंगे, जो भी रिक्वायर्ड क्वेश्चन का आंसर है वो ढूंढेंगे। मैं ये फॉर्मूला नहीं रख करूंगा क्योंकि फॉर्मूला याद रखना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेमोराइज दीस फॉर्मूलाज। मैं डिराइव करूंगा वो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे rather than mugging up these formulas। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन क्या है, एक स्क्वायर शेप का ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, ए बी सी डी, स्क्वायर शेप का ऐसा कंडक्टर है और इसके डायगोनल्स जहां पे मिलेंगे वो क्या होगा, इसका सेंटर होगा। सपोज इसका सेंटर है पी और इसका साइड लेंथ कितना है ए। क्वेश्चन बोला गया है कि 10 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है। अब जो करंट यहां पर जाएगा वो करंट यहां जाएगा, वो करंट यहां जाएगा, वो करंट यहां आएगा, मतलब पूरे कंडक्टर या पूरे लूप में 10 एम्पीयर 10 एम्पीयर 10 एम्पीयर सब जगह 10 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड बीपी। बीपी का मतलब है नेट मैग्नेटिक फील्ड, find net magnetic field at point P।
अच्छा क्वेश्चन होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे अपने को कैलकुलेट करना है। देखते हैं सर जी। तो अगर आप सोचोगे ना तो मेरे पास 4 क्वेश्चन मिला के मुझे दे दिया गया है। ए बी एक क्वेश्चन, बी सी दूसरा क्वेश्चन, सी डी तीसरा क्वेश्चन, डी ए चौथा क्वेश्चन। इन चारों क्वेश्चन को अलग अलग से सॉल्व करके सबको ऐड कर देंगे या सबको सिंपलीफाई कर लेंगे तो अपना रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं, ध्यान से देखना अपने को, ठीक है। पहले ना डायरेक्शन का खेल खेलते हैं। डायरेक्शन का खेल खेलते हैं इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना तो मैं बताऊंगा अभी। मान लो ऐसा बोलो कि एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है ऐसा 10 केजी का। मैंने यहां पर एक फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का और मैंने एक और फोर्स लगा दिया 2 न्यूटन का, ठीक है। इस 10 केजी वाले ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना लगा? मैंने बोला कि मेरे पास एक 10 केजी का ब्लॉक था और 10 केजी के ब्लॉक पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा दो और 2 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा दो। अब अगर तुमने 10 न्यूटन और 2 न्यूटन 10 न्यूटन और 2 न्यूटन दोनों फोर्सेस अगर एक डायरेक्शन में अप्लाई किया है तो तुम बोलोगे ना कि सर जो ब्लॉक था 10 केजी का उसमें 12 न्यूटन का नेट फोर्स लग रहा है, ऐसा बोलोगे क्या? बिल्कुल। अच्छा, मान लो ये 2 न्यूटन का फोर्स इधर नहीं लगा के अगर मैं इधर लगा दूं इस तरह से, अब क्या बोलते? अब आप बोलते हैं कि सर ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, 2 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में है, मतलब ये जो 10 केजी का ब्लॉक है उस पे नेट फोर्स 8 न्यूटन का लग रहा होगा। आप ऐसा बोलते हैं क्या? मतलब जब फोर्सेस एक डायरेक्शन में होते हैं तो उनको ऐड करके रिजल्टेंट बता देते हैं और जब फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में होंगे तो उनको सबट्रैक्ट कर देंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा क्या? रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स कितना आया उसको मैं रिजल्टेंट बोल रहा हूं। तो इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो 10 न्यूटन इसको इधर लेके जाना चाहता है, 2 न्यूटन इसको इधर लेके जाना चाहता है, तो नेट में ये जो 10 केजी का ब्लॉक है वो 8 न्यूटन से उधर भागने की कोशिश कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? इसी क्वेश्चन में जब मैंने ये 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया था तो वो जो नेट फोर्स आ रहा था वो 12 का आ रहा था क्या? तो जब सेम डायरेक्शन में फोर्सेस है तो ऐड करेंगे, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस है तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी करेंगे, सबके लिए अलग अलग से फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अब जो फील्ड आएगा, फोर्स क्या है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और मैं फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं। अब जब मैं फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं तो फील्ड भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी बताया मैंने बताया ना आपको, ये जो फील्ड है वो फील्ड भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो फील्ड है वो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हम क्या बोलेंगे कि अगर जितने भी वायर्स थे, जितने भी वायर्स हैं ए बी बी सी सी डी, जितने भी वायर्स हैं, अगर सबके कारण जो फील्ड बनेगा पॉइंट पी पर अगर वो एक डायरेक्शन में है तो सबको ऐड कर देंगे और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। बात समझ में आया है क्या? ठीक है, देखते हैं भाई समझ में आया नहीं आया क्या है वो बाद में देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे क्या करना है? मुझे कैलकुलेट करना है पॉइंट पी पर नेट फील्ड। मुझे बोला गया है यू हैव टू कैलकुलेट नेट फील्ड एट पॉइंट पी। स्टार्ट करते हैं भाई साहब। तो पहले मुझे डायरेक्शन का खेल खेलना पड़ेगा। डायरेक्शन का खेल अगर मैं खेल लूं तब कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान होगा। ए बी के कारण मैं बोलूं, ए बी के कारण जो पॉइंट पी है उसमें डायरेक्शन बताएंगे। ए बी के कारण अगर पॉइंट पी पे डायरेक्शन देखना होगा तो थंब को प्लेस करना है करंट के डायरेक्शन में, इस तरह से प्लेस करेंगे ना, थंब को प्लेस किया करंट के डायरेक्शन में और कोशिश करेंगे उसको ग्रैब करने की। अब ग्रैब करने का जब आप कोशिश करोगे तो प्लेन से अंदर जाना है, इधर से आप अंदर जाओगे, इधर से बाहर आओगे क्या? डायग्राम ऐसे करो, एबी के डायरेक्शन में करंट के डायरेक्शन में थंब को रख दिया आपने, प्लेन से अंदर जाओगे और वहां से बाहर आओगे क्या? अब अगर यहां से बाहर आ रहे हो मतलब एबी के कारण पॉइंट पी पर जो फील्ड होगा वो बाहर की तरफ है क्या? तो एबी के कारण पॉइंट पे जो फील्ड है वो डॉट के जैसा दिखा सकते हैं ना, एबी के कारण। अभी मैं सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं कर रहा। पहले सबके डायरेक्शन को देख लेते हैं फिर उसके मैग्नीट्यूड पे भी बात करेंगे। मैंने बोला कि ये जो मेरे पास AB वायर था, ये जो AB वायर है उस AB वायर के कारण पॉइंट P पे जो फील्ड है वो डॉट के जैसा दिखेगा क्या? ठीक है। अच्छा, फिर BC के बारे में अगर बात करें, ध्यान से देखना, ये B से C, जब B से C जाना है तो थंब को मैंने करंट के डायरेक्शन में रखा। अब फिर से इस वाले प्लेन से अंदर जाना होता और P वाले प्लेन से बाहर, मतलब यहाँ पे इधर से अंदर जाओगे तब तो ग्रैब करके वहां से बाहर आ पाओगे।
आप ऐसा समझो कि ये पूरा लिक्विड का बना हुआ है, आप ऐसे अंदर जा सकते हो, यहाँ से ऐसे बाहर आ सकते हो। तो ये जो BC वायर था उसके कारण भी पॉइंट P पर जो फील्ड है वो बाहर की तरफ आ रहा है, देखो ऐसे अंदर जाके यहाँ से ऐसे बाहर आ जाएंगे। तो BC वायर के कारण भी जो फील्ड का डायरेक्शन है वो डॉट है। CD के कारण भी डॉट होगा क्या? CD के कारण भी डॉट होगा ना, देखो ऐसे रखा हमने, इधर से अंदर जाते और इधर से ऐसे बाहर आते, इधर से अंदर जाते इधर से बाहर आते, मतलब इधर डायरेक्शन क्रॉस होता और इधर डायरेक्शन डॉट होता क्या? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, CD वायर के कारण भी डायरेक्शन में आएगा डॉट, DA के कारण भी आएगा डॉट। आप एनालाइज करके देख सकते हो। अब सबके कारण अगर डॉट आ रहा है मतलब इसके कारण भी बाहर, इसके कारण भी बाहर, इसके कारण भी बाहर, इसके कारण भी बाहर, अगर सबके कारण डॉट आ रहा है और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मैंने एक स्क्वायर लिया है, मैंने एक स्क्वायर लिया है, मतलब जैसा फील्ड AB वायर के कारण पॉइंट P पर होगा वैसा ही फील्ड का मैग्नीट्यूड BC के कारण भी होगा, वैसा ही फील्ड का मैग्नीट्यूड CD के कारण भी होगा और वैसे ही फील्ड का मैग्नीट्यूड DA के कारण होगा क्या? तो अगर कोई मुझसे पूछे नेट फील्ड एट पॉइंट P, अगर कोई मुझसे पूछे नेट फील्ड एट पॉइंट P तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 4 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ AB लिख दो, BC लिख दो, CD लिख दो, DA लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं क्या? नेट फील्ड अगर कोई मुझसे मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर पूछता नेट वैल्यू तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं क्या, 4 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट B बिकॉज ऑफ AB वायर। अब AB वायर लिख देते, BC लिख देते, CD लिख देते, DA लिख देते, सब तो एक जैसा है, बात समझ में आ रहा है? तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, नेट। अब फॉर्मूला क्या चाहते थे, अब मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। डायरेक्शन का खेल हो गया, सब सारे मिलके क्या कर रहे थे, फील्ड को एक साइड बनाते थे, सब प्लेन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो डायरेक्शन का खेल अगर मैंने खेल लिया, अब क्या करते हैं, इस AB वायर के कारण मुझे P पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहां से अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों करेंगे, क्योंकि यहां से यहां का मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है ना फॉर्मूला में, वो जो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई D है। तो ये D क्या होता है, यहाँ पर ये जो D होता है वो इस करंट कैरी वायर और पॉइंट P के बीच का सेपरेशन होता है क्या, परपेंडिकुलर सेपरेशन। अब देखो ध्यान से इसको कैसे निकालते हैं, मैं थोड़ा डायग्राम अच्छा बना दूं। ये रेड कलर मैंने यूज किया यहाँ पर, अच्छा ये अगर AB है तो यहां से यहां का लेंथ 10/2, 10/2 मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा क्या? ये AB है तो ये AB का आधा होगा ना, जैसे स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती है जानते होंगे, हम तो बचपन से ज्योमेट्री पढ़ा है ये सब। यहां से यहां का लेंथ हो जाएगा 5 और ये जो एंगल है वो 45 डिग्रीज का होगा क्या? स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, नॉर्मली इंटरसेक्ट करते हैं। अगर ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। अब ध्यान से सोचो, अगर यहां से यहां का लेंथ है 5 तो यहां से यहां का लेंथ भी 5 ही होगा क्या? ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। अगर मेरे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया तो मैं देखो वैल्यू कैसे लिख रहा हूं, BAB, AB के कारण अगर मुझे लिखना है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को तो मैंने 10 टू पावर -7 लिख दिया। करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, अच्छा ये A का वैल्यू नहीं है, सॉरी, अच्छा A को मान लो 10 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी 10 मीटर का है A का वैल्यू, A का वैल्यू 10 मीटर का है, 4 × 10 टू पावर -7, करंट का वैल्यू कितना है, करंट का वैल्यू इज 10 डिवाइडेड बाय D का वैल्यू भी कितना है, D का वैल्यू हमारे पास 5 आ रहा है, D का वैल्यू 5 आ रहा है, sin θ1। अब ध्यान से अगर देखोगे तो θ1 भी 45 है और θ2 भी 45 है क्या, मतलब sin 45 प्लस sin 45, sin 45 प्लस sin 45 अगर आप सॉल्व करोगे तो sin 45 1/√2 होता है, दूसरा sin 45 1/√2 हो जाएगा। इस पूरे को जब आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो नेट फील्ड आपको जो पॉइंट P पर मिलेगा ये हो जाएगा मेरे पास 4/5 10 टू पावर -7, कितना बाहर है 4/5 सर 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -6, इतना कुछ बाहर है। 1/√2 प्लस 1/√2 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 1/√2, मतलब इसको मैं सिंपली √2 लिख सकता हूं ना,
तो जो आंसर आना है ना वो आ जाएगा 4√2/पाई इंटू 10⁻⁻⁶। अब सिंस मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते सब ऐसा यूनिट में था तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या लगा देंगे, ऐसा लगा देंगे। सर नहीं समझ में आया सर? देखो मैंने क्या किया, मुझे फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना आता है, फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना आता है, डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना सीख लिया। फिर हमने वेक्टर के नॉलेज से ये देखा कि अगर सारे वेक्टर्स का डायरेक्शन एक जैसा होता है तो नॉर्मल एडिशन कर दो। तो यहाँ पर सारे जितने भी वायर्स थे सबके कारण जो फील्ड बन रहा था, उसका वैल्यू क्या था, उसका जो डायरेक्शन आ रहा था फील्ड का, सबका डायरेक्शन एक जैसा आ रहा था। तो मैंने क्या कर दिया, सबको ऐड कर दिया, सिंपलीफाई किया, आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉमन क्वेश्चन है ये सब। एक और क्वेश्चन को देखें यहाँ पर, आप स्क्रीन पर ये थोड़ा फॉरवर्ड कर सकते हो जब तक मैं व्हाइट बोर्ड रब करूँ। व्हाइट बोर्ड रब करना बहुत मुश्किल काम है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बस सही करना है, फॉर्मूला ढंग से लगाना और डायरेक्शन सही से देखना। इनफिनाइट वायर्स है, ऐसा ऐसा डी दूरी पर एक और इनफिनाइट वायर है, ठीक है। अब ये डी सेपरेशन है, इसमें भी करंट आई चल रहा है ऊपर और इसमें भी करंट आई चल रहा है ऊपर, ठीक है। यहाँ पर भी करंट आई और यहाँ पर भी करंट आई, दोनों जगह करंट आई चल रहा है। आपको ये पूछा गया है कि इसमें से डी बाई दूरी पर एक पॉइंट है P, पॉइंट P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। बहुत ही आसान है सर, बहुत ही आसान। कैसे? अगर मैं इस वाले कंडक्टर के बारे में बात करूं, मान लो ये कंडक्टर 1 है और ये कंडक्टर 2 है। अगर मैं कंडक्टर, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए पहले खेल किसका खेलेंगे, डायरेक्शन का। अगर मैं इसके लिए बात करूं कंडक्टर 1 के लिए, तो थंब के डायरेक्शन में करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा। अब कर्लिंग फिंगर जैसे अंदर जाते, क्या यहां से अंदर जाके ऐसे बाहर आते, मतलब इसके लिए करंट का डायरेक्शन होता क्रॉस। फर्स्ट वाले कंडक्टर के लिए करंट का डायरेक्शन होता क्रॉस। सेकंड वाले में सोचो, यहां पर क्रॉस और यहां पर डॉट होता है क्या, तो सेकंड वाले की डॉट हो गया। इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला कंडक्टर था उसके कारण फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे अंदर है। फर्स्ट वाला जो कंडक्टर उसके कारण फील्ड का डायरेक्शन अंदर है और सेकंड वाले के कारण फील्ड का डायरेक्शन बाहर है। अब अगर दोनों में एक जैसा करंट फ्लो कर रहा है और दोनों से एक सेपरेशन कहीं मैंने आपसे पूछा है, मतलब जितना इसके कारण फील्ड यहां पर होगा उतना ही इसके कारण फील्ड होगा। लेकिन दोनों अगर जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अगर दोनों जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो फील्ड का वैल्यू 0 आ जाएगा क्या? अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो फील्ड का वैल्यू 0 आ जाएगा। हाँ या ना? ये सर बहुत ही आसान था, आसान था ना, समझ में आया ना? मान लो मैं बोलता आपको कि आपको क्या करना है, यहां पर एक पॉइंट है, पॉइंट Q, यहां पर एक पॉइंट है पॉइंट Q पर आपको क्या करना है, फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब यहां से ये दूरी कितनी है, फिर से d/2 के डिस्टेंस पे है। आपसे पूछा गया है फाइंड नेट फील्ड एट पॉइंट Q। अब फिर से नेट फील्ड अगर मुझे पॉइंट Q पे चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, फील्ड बिकॉज ऑफ फर्स्ट और फील्ड बिकॉज ऑफ, पहले डायरेक्शन का खेल खेल लेंगे। पहले डायरेक्शन का खेल अगर खेलेंगे तो फर्स्ट वाले कारण देखना, फर्स्ट वाले में यहां से अंदर जाना है और वहां से बाहर आना है, तो फर्स्ट वाले कंडक्टर के लिए डॉट लिखेंगे क्या, फर्स्ट वाले कंडक्टर के लिए डॉट, मतलब B1 का वैल्यू क्या होगा, B1 का वैल्यू हो जाएगा
बाहर की तरफ आ रहा है प्लस मान लेते हैं, एक किसी एक डायरेक्शन को प्लस और किसी एक को नेगेटिव मान सकते हैं ना। बाहर की तरफ आ रहा है उसको प्लस मान लेते हैं, तो B1 का वैल्यू क्या लिखोगे, तो जब इनफाइनाइट वायर होते हैं, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर होते हैं, तो जो फील्ड का वैल्यू होता है तो वो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई डी होता है क्या, हां 2 पाई डी ऐसे कुछ होता है। तो यहां पर हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई, d का मतलब d अपॉन 2 है क्या, लिख सकते हैं ऐसा। मान लो मैं बोलूं कि तुमको B2 का वैल्यू फाइंड करना है, इसके कारण यहां पर फील्ड जानना है। अब ये आई है, यहां से अंदर जाते, इससे तो बाहर ही आते ना, इस वाले आई में जहां से आप अंदर जाओगे प्लेन के अंदर, इस वाले रीजन में यहां पर कहीं पर भी आप प्लेन से बाहर आने वाले हो क्या, अगर प्लेन से बाहर आने वाले हो तो आई के लिए ये जो सेकंड वाला कंडक्टर है उसके लिए भी क्या होने वाला है, बाहर की तरफ आने वाला है। अब ये भी अगर बाहर की तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई, सेपरेशन कितना हो गया, यहां से यहां तक d और यहां से यहां तक d by 2, और तो d plus d by 2 रखेंगे, d plus d by 2 कितना हो जाएगा 3d by 2, तो यहां पे लिख देंगे 3d डिवाइडेड बाय 2। अब अगर दोनों एक ही डायरेक्शन है, b1 और b2 दोनों एक डायरेक्शन में है, तो नेट वैल्यू क्या लिख सकते हैं, b1 plus b2 लिख सकते हैं क्या, तो bq का वैल्यू जो नेट बनने वाला है वो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से 2 अगर आप कैंसिल आउट कर दोगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई डी प्लस 2 से 2 कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई डी। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करना है, बी क्यू नेट अगर मुझे जानना है, मैं दोनों से कॉमन क्या ले सकता हूं, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई डी अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन 3 आएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लोगे ना तो बी क्यू नेट का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 4 अपॉन 3 पाई डी म्यू नॉट आई। ये मेरे पास BQ नेट का वैल्यू है। आसान है क्या, हाँ या ना। अब तुम इसको यूज करके ना कुछ भी फाइंड कर सकते हो, कहीं पर भी फील्ड का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एक चीज याद रखना, नोटिस करोगे ना तो यहां से यहां पर ये सेकंड वाले कंडक्टर से इधर कहीं पर भी चले जाओ, इसके लिए फील्ड क्रॉस और इसके लिए फील्ड क्रॉस हो। सेकंड वाले से आप जब इधर चले जाओगे, सेकंड वाले कंडक्टर में अगर आप देखोगे इस पूरे रीजन में इसके कारण भी क्रॉस अंदर जाएगा और इसके कारण भी क्रॉस अंदर जाएगा, तो यहां पर पूरा ऐड हो जाएगा। जब तुम यहां पर चले जाओ I1 से लेफ्ट में, I1 से लेफ्ट में जब आओगे तो इसके कारण भी डॉट और इसके कारण भी डॉट, तो यहां पर भी ऐड होगा क्या। लेकिन जब तुम बीच में आओगे ना तो इसके कारण होगा डॉट, सेकंड वाले कंडक्टर के कारण होगा डॉट और फर्स्ट वाले कारण क्या होगा, क्रॉस। मतलब अगर ये प्लस होता तो ये माइनस हो जाता। तो कहीं बीच में अगर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, दो कंडक्टिंग ऐसे वायर्स दे दिए जाए और कहीं बीच में कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े मैग्नीट्यूड वाले में से छोटे मैग्नीट्यूड वाले को माइनस करना पड़ेगा। उसके अलावा कहीं इधर पूछ रहे या कहीं इधर पूछ रहे, आप सिंपली क्या कर देना, ऐड कर देना फील्ड को और डायरेक्शन कैलकुलेट करना आपको आ ही गया है। आप ऐड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्लास में अपन क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ सर्कुलर लूप पढ़ेंगे। आज के इतना ही रहने देते हैं।